नमस्कार। कक्षा 11 हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन। आप देख पा रहे हैं कि हमने अपनी पूर्व कक्षा में कार्यालय लेखन में सरकारी पत्र के पश्चात सहायक टिप्पण के पश्चात अनुषंगिक टिप्पण जो अधिकारियों की सहमति और असहमति से संबंधित होती है, और साथ में अनुस्मारक से संबंधित विशेष जानकारी हासिल करी। अब अनुस्मारक के पश्चात जो है, अनुस्मारक जैसे ही संबंधित विभाग के अधिकारी को दिया जाता है, उसके पश्चात अगर मुख्य विभाग और सहायक विभाग के उन व्यक्तियों के बीच में व्यक्तिगत या निजी संबंध है, तो वो एक गैर सरकारी पत्र लिख करके भी अपने आपस के इसी व्यवहार को पत्राचार के माध्यम से बनाए रख सकते हैं। तो जिस प्रकार हमने यहाँ पे देखा, रिमाइंडर भेजा गया और रिमाइंडर का कोई जवाब नहीं मिला, ये रिमाइंडर दिया गया है। अब इसी रिमाइंडर को वापस से यहाँ पर महानिदेशक ने इस अनुस्मारक को गुफरान अहमद, जो उप महानिदेशक के पास इस हिदायत के साथ भेजा। यानी गुफरान अहमद कौन है? उप महानिदेशक। इस हिदायत से भेजा कि मुंबई कार्यालय के निदेशक को एक अंतरिम पत्र लिखो भाई। अब पत्र लिखा, गुफरान अहमद के पास फाइल लौट गई। महानिदेशक के निचले अधिकारियों के द्वारा भी की गई अनुशंसा को भी बिल्कुल उलट दिया गया। ये बात एक क्षण के लिए गुफरान अहमद जी को चुभी तो जरूर, लेकिन अनुभव ने उन्हें अच्छी तरह सिखा दिया कि कार्यालय के नैतिक कार्य व्यापार में इसे उलटफेर तो होती रहती है, इसे खेल भावना से ही समझ लेना चाहिए। उन्होंने तय किया कि बोर्ड की स्वीकृति के लिए भेजी जाने वाली टिप्पणी वे स्वयं ही तैयार करेंगे, और राकेश कुमार को इन्होंने अंतरिम उत्तर भी भेजा। तो मुंबई केंद्र के निदेशक, जो मुंबई कार्यालय है, उसके निदेशक राकेश कुमार जी को गुफरान जी ने, जो महानिदेशक उप महानिदेशक के पद पर है, इन्होंने एक अर्ध सरकारी यानी डीओ लेटर लिखा। क्या लिखते हैं देखो अर्ध सरकारी पत्र में। संस्था का नाम आ गया अखिल भारतीय साहित्य एवं सांस्कृतिक संस्थान महानिदेशालय। इन्होंने वही फाइल संख्या काम में ली है जो पूर्व में चल रही है, और ये पत्र भेजा गया है गैर सरकारी पत्र इस तारीख को। यहाँ गुफरान अहमद है प्रेक्षक, जो किस पद पर है? उप महानिदेशक के पद पर है। किसको लिखा? सेवा में श्री राजेश कुमार जी। कृपया 15 मार्च 2005 और 26 अप्रैल 2005 को भेजे गए अपने पत्रों का स्मरण करें, जो मोबाइल फोन पर किए जाने वाले मासिक व्यय की सीमा बढ़ाने के बारे में थे, और आपके अनुरोध करने पर कार्यवाही की जा रही है। चूंकि व्यय की सीमा में बढ़ोतरी के लिए बोर्ड की अनुमति आवश्यक है, अतः इस मामले को बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा, और इस मामले पर बोर्ड के निर्णय से ही हम आपको दोबारा अवगत करवा देंगे। शुभकामनाओं सहित। वापस से उन्होंने लिखा भाई बवधी है गुफरान अहमद, जो है उप महानिदेशक। लिखा गया किसको? निदेशक राकेश कुमार, जो है मुंबई कार्यालय के। अब देखिए ध्यान देने योग्य क्या है, औपचारिक पत्र के विपरीत अर्ध सरकारी पत्र में अनौपचारिकता का समावेश होता है। क्यों? क्योंकि इसमें मैत्रिक भाव होता है। ये व्यक्तिगत स्तर पर लिखा जाता है। व्यक्तिगत स्तर पर कैसे? क्योंकि इसके अंदर जो है कि जब किसी खास मामले पर या किसी खास मसले पर जब संबंधित अधिकारी का ध्यान जो है व्यक्तिगत रूप से आकर्षित करवाया जाए या उससे पर्सनली कोई सजेशन लिया जाए, तो यहाँ पर गैर सरकारी पत्र जो है वो लिखा जाता है। प्रारूप अभी हमने देखा ही था। प्रारूप में बाईं और सबसे पहले शीर्ष पर प्रेषक का नाम आता है, जैसे गुफरान अहमद, और वहां लिखा है उन्होंने उप महानिदेशक। उसके नीचे पदनाम आ गया। अर्ध सरकारी पत्र के लिए अमूमन कार्यालय के लेटर हेड का प्रयोग होता है, ये अगर उपलब्ध हो तो, और पत्र के आरंभ में संबोधन के रूप में महोदय या प्रिय का प्रयोग आवश्यक ही नहीं है। ऐसे पत्र में आमतौर पर प्रयोग किया जाने वाला प्रिय, श्री, प्रियवर जी आदि का प्रयोग कोई जरूरी नहीं है। पत्र के अंत में अधोलेख के रूप में दाहिनी ओर क्या लिखा? बवधी है। बवधी के स्थान पर इन्होंने लिख दिया सीधा आपका। अंत में बाईं ओर संबंधित अधिकारी जिसको लिखा गया है ये पत्र, उसका पूरा नाम, उसका पद नाम और पता।
तो गुफरान अहमद की अगली जवाबदेही इस मसले में बोर्ड के समक्ष रखी जानी थी। उन्होंने पूरी फाइल को विस्तार से पढ़ा, बोर्ड के विचारार्थ एक टिप्पणी तैयार की जिसमें पूरे मसले की पृष्ठभूमि और निदेशक के अनुरोध के औचित्य का विश्लेषण किया गया और अंत में ये सिफारिश की गई कि मुंबई केंद्र के लिए जो मोबाइल पर आने वाले व्यय की सीमा है वो बढ़ा दी जाए। उन्होंने अपनी सहमति दी। कौन है ये उपनिदेशक? नाम क्या है? गुफरान अहमद। क्या कहते हैं देखो, अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति बोर्ड की 55वीं बैठक के विचारार्थ प्रस्तुत टिप्पणी, जिसे अनुषंगिक टिप्पणी भी कहा जाता है। क्या लिखा गया? विषय क्या था? मोबाइल फोन के लिए निर्धारित व्यय सीमा। तो बोर्ड ने 12 नवंबर 2004 को अपनी 43वीं बैठक में निर्णय लिया था कि विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशकों का कार्यालय द्वारा प्रदान होने वाला मोबाइल फोन पर जो व्यय है उसकी सीमा 2000 रुपए प्रति माह कर दी जाए। लेकिन बोर्ड के नियमों का पालन करते हुए महानिदेशालय ने इस संबंध में 23 नवंबर 2004 को एक परिपत्र जारी भी किया, जिसकी एक प्रति इसमें दी जा रही है। संस्थान के मुंबई स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में ये महसूस किया जा रहा है कि ये सीमा कार्यालय के दक्ष, सुचारू और प्रभावी संचालन में बाधक बन रही है, क्योंकि उसका सीमा क्षेत्र अधिक है। और निदेशक ने सूचित किया है कि वहां के निदेशक राजेश कुमार जी ने उन्होंने सूचित किया है कि कार्यालय की गतिविधियों में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से निदेशक को मोबाइल फोन का अत्यधिक प्रयोग करना पड़ रहा है और उन्हें विशेषज्ञों, कलाकारों, साहित्यकारों, संगीतकारों को, प्रयोजकों, वरिष्ठ अधिकारियों, सहकर्मियों, अन्य कर्मियों के साथ बार बार संपर्क में रहना भी पड़ता है। और गतिविधियों में जो बढ़ोतरी हुई है उससे कार्यालय का राजस्व भी बढ़ा है और यह ऐसे में यह भी आवश्यक प्रतीत होता है कि केंद्र के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उसकी मासिक व्यय जो है वो 2000 सीमा से बढ़ा करके 6000 रुपये प्रति माह कर दी जाए। अब ये टिप्पणी उन्होंने किसके लिए लिखी? बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत करी। अब बोर्ड उस पे क्या लेगा? निर्णय। और निर्णय लेकर के क्या किया जाएगा? प्रेस विज्ञप्ति की जाएगी ताकि जनसाधारण को इस बारे में जानकारी हासिल हो सके। तो चलिए देखते हैं क्या है यहाँ। यह अपने स्वरूप में आरंभिक या मुख्य टिप्पणी से भी काफी मिलती है, चूंकि ये टिप्पणी फाइल के ऊपर लिखकर स्वतंत्र रूप से भेजी जाती है, तो इसके लिए आवश्यक है कि अपने आप में ये संपूर्ण हो। केवल इसी टिप्पणी को पढ़ लेने से ही पूरा मसला हल नहीं, इसमें इस टिप्पणी को पढ़ लेने से पूरा मसला जो है वो बोर्ड के अधिकारियों को समझ में आ जाएगा। यदि आवश्यक हो तो इस संदर्भ के लिए पिछली टिप्पणी, पत्र, ज्ञापन, इसके साथ साथ संलग्नक यानी कुछ फोटोकॉपीज जो हैं वो भी टिप्पणी के साथ लगाए जा सकते हैं। बोर्ड के पास भेजी जाने वाली स्वतः स्पष्ट टिप्पणी किसी मसले पर बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए होती है। इसके लिए प्रारंभ में जो मसले की पृष्ठभूमि दी जाती है उसके विभिन्न पहलुओं का विवेचन भी किया जाता है। इसके बाद स्वीकृति क्यों देनी चाहिए उसके समर्थन में भी तर्क दिए जाते हैं, यानी तर्क संगत होनी चाहिए, विषय सम्मत होनी चाहिए, क्रमबद्ध होनी चाहिए और अंत में स्वीकृति के लिए प्रदान किए जाने का अनुरोध होता है। इन्होंने कहा भाई ये हमारा ऑफिशियल लेटर रूड है ना, यहाँ पे दिया गया है। श्री गुफरान अहमद जी ने बोर्ड को भेजी जाने वाली टिप्पणी के मसौदे को महानिदेशक के स्वीकृति के लिए भेजा। स्वीकृति मिलते ही टिप्पणी बोर्ड के सचिव विष्णु सहाय जी के पास गई, वो अनुरोध के साथ आगे भेज दी गई। फिर इसे बोर्ड की 55वीं बैठक के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया और ये तारीख थी 17 मई 2005। यानी श्री सहाय जी को जब ये अनुरोध मिला 17 मई को होने वाली बैठक की कार्यसूची बनानी थी। अब जो यहाँ पे विष्णु सहाय जी हैं वो अब महानिदेशालय की बोर्ड की जो बैठक होनी है उस बैठक के लिए कार्यसूची बना लें। कार्यसूची यानी एजेंडा, एजेंडा यानी उन विषयों का विवेचन करना जिस पर वहां पर समीक्षा करनी है, विश्लेषण करना है और उस पर जो है विचार करना है। तो कार्यसूची देखिए विष्णु सहाय जी ने बनाई कि जो 54वीं बैठक हुई थी उसके कार्यव्रत की संपुष्टि, यानी जो पुरानी बैठक हुई थी उसमें किस तरह के निर्णय लिए गए, क्या निश्चय किया गया, पिछली बैठकों के लिए किए जाने वाले निर्णयों के अनुपालना की समीक्षा, जो भी निर्णय लिए गए उनको अनुपालन किए गए या नहीं किए गए, कितने कार्यालयों में किए गए उसकी समीक्षा करना, और वहां जो भी लेखक है, कलाकार है, विशेषज्ञ है उनको दिए जाने वाले पारिश्रमिक की समीक्षा, यानी उनको पूरा कितना वेतन मिलता है हर महीने। संस्थान के द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की गुणवत्ता बढ़ाए जाने के लिए प्रतिवेदन पर चर्चा कि भाई ये जो हमारी संस्कृति और साहित्य का जो संस्था है इसके द्वारा जो भी कार्यक्रम जो है बनाए जा रहे हैं उन कार्यक्रमों की गुणवत्ता भी, क्वालिटी भी और अच्छी की जाए, इसके लिए वहां पे चर्चा करेंगे। और मोबाइल पर होने वाले मासिक व्यय
पर लगाई गई सीमा की समीक्षा। भाई जो पूर्व बैठक हुई थी उसमें तो जो मोबाइल फोन पे व्यय है वो प्रति माह 2000 का खर्च किया जाना आवश्यक है, ऐसी जो निर्णय लिया गया उस पर समीक्षा की जाए और अध्यक्ष की अनुमति पर फिर अन्य किसी भी विषय पर विमर्श किया जाए, यानी सलाह मशवरा किया जाए। ये समस्त क्या है? कार्य सूची यानी एजेंडे। ये एजेंडा किसने तैयार किया? विष्णु सहाय जी ने तैयार किया। ठीक है, अब क्या होनी है? बैठक होनी है और बैठक जो है कार्यव्रत में परिणित होगी। तो देखिए, बोर्ड की बैठक निर्धारित तिथि यानी 17 मई 2005 को संपन्न हुई। ये बोर्ड एक शीर्ष संगठन है जिसका काम अखिल भारतीय साहित्य और संस्कृति संगठन के कामकाज पर निगरानी रखना है। इसके लिए आवश्यक नीतियां तय करना है। इस बोर्ड में संस्थान के उच्च अधिकारियों के अलावा बाहरी सदस्य भी हैं जो अपने अपने क्षेत्र के जाने माने लोग हैं। इन्होंने पूरे मसले पर जमकर चर्चा की, हर पक्ष को अच्छी तरह से जांचा परखा और फिर बैठक की समाप्ति के बाद बोर्ड के सचिव श्री विष्णु सहाय जी ने अपनी बैठक का कार्यव्रत तैयार किया। पहले कार्यसूची तैयार की, यानी किसी भी संस्था की औपचारिक बैठक की कार्यसूची उस बैठक में चर्चा के लिए निर्धारित विषयों की एक जानकारी देती है, यानी किन किन विषयों पर चर्चा की जानी है और इससे बैठक के अनुशासित पूर्ण संचालन में सहायता मिलती है ताकि एक अच्छे डिसिप्लिन मैनर में ये संस्था का काम चलता जाए। निर्धारित विषयों से संबंधित जो स्पष्ट टिप्पणी है वो अपने संलग्नों के साथ जो सदस्यों हैं उनके कार्यसूची के साथ अग्रिम रूप से भेजी जानी है। यानी जो कार्य सूची जारी की गई है, कार्यसूची में जिन जिन विषयों पर जिन जिन एजेंडों पर विचार विमर्श होना है उसमें जो भी वहां के अधिकारी है, सहायक अधिकारी हैं, उन्होंने जो टिप्पणियां दी हैं उन टिप्पणियों की भी प्रतिलिपि यानी फोटोकॉपी जो है संलग्न के रूप में साथ में दी जानी जरूरी है ताकि उनके पास संपूर्ण दस्तावेज रहे। और जो भी बैठक होगी फिर वो बैठक विषय सम्मत होगी, क्रम के आधार पर होगी और तर्क संगत होगी। ठीक है, अब बात आती है मिनट्स यानी कार्यव्रत। जो बैठक हुई, बैठक में क्या क्या काम हुआ, कौन वहां लीड कर रहा था उस बैठक की, जो नेतृत्व करने वाला कौन था, माननीय सदस्य कौन थे, किनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई और उसमें क्या निर्णय लिया गया। देखिए, संस्था का नाम आ गया। पहले बैठक की तारीख है 17 मई 2005 को। कहाँ, कौन सी, किस संस्था की बैठक थी? अखिल भारतीय साहित्य और संस्कृति बोर्ड। कौन सी बैठक थी? 55वीं बैठक का। ये क्या लिखा जा रहा है? कार्यव्रत। क्या लिखा गया? अखिल भारतीय साहित्य और संस्कृति बोर्ड की 55वीं बैठक मुख्यालय के समिति कक्ष में। कहां पर हुई? मुख्यालय के समिति कक्ष में। कब हुई? 17 मई 2005 को। बैठक की अध्यक्षता बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे? श्री नरेंद्र देसाई ने की। बैठक में भाग लेने वाले माननीय सदस्य कौन है? विसेंट अब्राहम है जो मुख्य कार्यकारी सदस्य हैं, श्रीमती देविका घोषाल है जो वित्त कार्यकारी सदस्य हैं, श्री राजकुमार मीना जी हैं कार्मिक सदस्य हैं, श्री अक्षय पटनायक हैं योजना और विकास जो विभाग है उसके सदस्य हैं, मणिकांत मंडल जी हैं जो महानिदेशक हैं, श्री राधिका बरुआ हैं जो एक नॉर्मल सदस्य हैं, सुदीप हेब्रम सदस्य, श्री आर कृष्णा स्वामी ये भी सदस्य हैं। अब कार्यवाही के प्रारंभ में अध्यक्ष ने अपनी दक्षिणी अफ्रीका की यात्रा की चर्चा करते हुए वहां की संस्कृति पर भूमंडलीकरण के प्रभावों का जिक्र किया। उन्होंने ये बताया कि दक्षिणी अफ्रीका के अनुभवों से भी हमें सबक लेना चाहिए। तो चर्चा के बाद कार्यसूची में वर्णित विषयों पर विचार विमर्श हुआ और इसका संक्षिप्त विवरण है। क्या विचार विमर्श हुआ? सबसे पहले जो 54वीं बैठक है उसके कार्यव्रत की संपुष्टि, यानी जो निर्णय है निर्णय की अनुपालना के लिए एक प्रतिवेदन अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। फिर पिछली बैठकों में लिए गए निर्णय की अनुपालना, यानी पिछली बैठक में जो निर्णय लिए गए थे कि भाई इतना वेतन नहीं मिलेगा 2000 रुपए प्रति माह, उसकी अनुपालना किन किन कार्यालयों में हुई है और वहां के जितने भी सहायक कर्मचारी रहे हैं उनको कितना कितना पारिश्रमिक दिया गया है, उनका खर्चा कितना बैठा है। देखो क्या दिया गया। बोर्ड की पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालना संबंधी प्रतिवेदन की विस्तार से समीक्षा की गई, जहां उन्होंने ये संतोष व्यक्त किया कि अधिकांश निर्णयों को पूर्ण रूप से लागू किया गया है। वहां उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जिन निर्णयों का अनुपालन अभी भी बाकी है उन्हें अगली बैठक के पहले ही पूर्ण करवा लिया जाए। लेखकों, कलाकारों, विशेषज्ञों को हर महीने कितना पारिश्रमिक दिया गया है, लेखकों, कलाकारों और विशेषज्ञों को दिया जाने वाला ये मौजूदा पारिश्रमिक जो है 5 वर्ष पूर्व निर्धारित किया गया था। तो आज के समय और परिस्थितियों को देखते हुए
वो अपना प्रासंगिकता या महत्व खो चुका है। अतः पारिश्रमिक की दरें और बढ़नी चाहिए ताकि अच्छे लेखक, कलाकार और विशेषज्ञ इस संस्थान से जुड़े रहें और अपना अच्छा योगदान संस्थान को देते रहें। ठीक है। और फिर संस्थान के द्वारा जितने भी कार्यक्रम जारी किए जाते हैं उनकी क्वालिटी भी बढ़ाई जाए, है ना। इसके लिए एक समिति है, राधानंदन समिति, उसकी सिफारिशों पर चर्चा की जाए, उनकी सिफारिशों का अध्ययन और गहनता से चर्चा की जानी चाहिए। और जो भी इसके सदस्य रहे हैं, जो इस संस्था के कार्यक्रमों की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाने के लिए जो फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाले हैं, जैसे श्रीमती देविका घोषाल जो इसकी सदस्य हैं, उनकी अध्यक्षता में एक 3 सदस्य समिति का गठन किया जाए और रिपोर्ट जो है वो 2 महीने के अंदर अंदर प्रस्तुत की जाए। और अंत में यहाँ जो मुख्य जो मुद्दा था कि मोबाइल पर होने वाले व्यय में लगाई गई सीमा जो है उसकी समीक्षा समिति ने मुद्दे पर विचार करते हुए प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी और बैठक में निर्णय लिया गया कि बोर्ड की अगली बैठक 14 और 15 जुलाई 2005 को बंगलोर में होगी। आपको पता है सरकारी महकमों में जो भी कार्य चलता है वो फाइलों में दर्ज होता है और फाइलें दर फाइलें तारीख आगे आगे बढ़ती ही जाती है। तो कार्य सूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण कार्यवृत्त में दिया जाता है, लोगों की राय का विवरण होता है, व्यक्तियों के नाम पद के अनुसार प्रस्तुत किए जाते हैं। तो बोर्ड में लिए गए फैसले के अनुसार लेखकों, कलाकारों, विशेषज्ञों के पारिश्रमिक में बढ़ोतरी के संबंध में भी क्या की गई, एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करनी थी, जिससे जनसंपर्क अधिकारी देवेंद्र शर्मा जी इस बारे में अनुरोध किया गया। तो श्री शर्मा जी जो विज्ञप्ति जारी करते हैं वो इस प्रकार है। प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस रिलीज किस संस्था की है? अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति बोर्ड। उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी करवाई है। अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में जुड़े लेखकों और कलाकारों के पारिश्रमिक में वृद्धि। क्या वृद्धि की गई कि अखिल भारतीय साहित्य संस्कृति बोर्ड ने यह निर्णय लिया गया कि अखिल भारतीय साहित्य संस्कृति संस्थान के द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रमों से जुड़े लेखकों, कलाकारों और विशेषज्ञों के पारिश्रमिक में तत्काल वृद्धि कर दी जाए। ध्यान दें कि इसके पूर्व लेखकों और कलाकारों को पारिश्रमिक में सन 2000 में संशोधन किया गया। पिछले कुछ समय से लेखकों और कलाकारों को ये शिकायत थी कि संस्थान के द्वारा दिए जाने वाले पारिश्रमिक की राशि बहुत कम है, जिसके कारण उनकी जो अच्छी प्रतिभाएं हैं वो इस संस्था से जा रही हैं। तो लेखकों और कलाकारों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने पारिश्रमिक की दरें बढ़ाने की मंजूरी दे दी और ये विश्वास व्यक्त किया इससे अच्छी प्रतिभाओं को आकर्षित करने में तो मदद मिलेगी ही, कार्यक्रमों की जो गुणवत्ता है उसमें भी सुधार आएगा। ये प्रेस विज्ञप्ति यानी जनसाधारण तक ये बात पहुंचाने के लिए जारी की गई। क्या होती है प्रेस विज्ञप्ति कि यदि कोई संस्थान या किसी भी व्यक्ति किसी भी विषय या किसी भी बैठक में जो निर्णय लेता है उसे सर्वसामान्य तक पहुंचाए जाने के लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है। इस निर्णय में विलंब का कारण और उससे होने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी जाती है, यानी निर्णय में विलंब क्यों हुआ, उसका कारण क्या था और इस निर्णय से लोगों को किस तरह का लाभ आएगा, ये सारी जानकारी दी जाती है। तो प्रेस विज्ञप्ति के चक्कर में मुख्य कथानक से हट गए, आइए वापस लौटे। शेष है यह गुफरान अहमद जी को सौंपा गया और बोर्ड के व्यय की सीमा के फैसले को कार्यान्वित करवाने के लिए एक परिपत्र जारी किया गया, सर्कुलर। इस कथानक की चरम परिपत्र यानी सर्कुलर के रूप में हुई। सर्कुलर क्या है देखिए, संस्था का नाम दिया गया अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान महानिदेशालय। पत्र वही चल रहा है यहाँ पर। ये जो यहाँ सर्कुलर है ये कितने तारीख को दिया गया, 27 मई को। मोबाइल फोन पर होने वाले व्यय के लिए निर्धारित सीमा। तो निदेशालय के उपयुक्त विषय पर 23 नवंबर 2004 को एक परिपत्र जारी किया गया। परिपत्र के द्वारा मोबाइल फोन पर होने वाले व्यय की सीमा को 2000 रुपए से बढ़ा दिया गया, नहीं उस समय तो 2000 रुपए प्रतिमाह किया गया। अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति बोर्ड के द्वारा इस सीमा पर पुनः विचार किया गया और उसके अनुसार उपयुक्त परिपत्र में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया कि मुंबई क्षेत्रीय और कार्यालय के लिए यह सीमा क्या कर दिया जाए, 6,000 रुपए प्रतिमाह कर दी जाए। तो उपयुक्त परिपत्र के अन्य प्रावधान पहले जैसे ही रहेंगे और ये निर्णय जो है तत्काल प्रभाव से लागू होना चाहिए। तो सर्कुलर क्या है कि बैठक में लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करवाने के लिए सर्कुलर जारी किया जाता है। इस मुद्दे को लेकर के पहले जो परिपत्र जारी किया गया था यानी पहला जो सर्कुलर था उस मुद्दे पर होने वाले फैसला भी परिपत्र में यानी दोबारा जो सर्कुलर है उसमें जारी किया जाता है, जिसमें निर्णय को कार्यान्वित करवाने
करवाने का भी निर्देश होता है। अब सर्कुलर के बाद यहाँ दिया गया है हमारा अभ्यास प्रश्न, ध्यान दीजिएगा बेटा। नीचे कुछ कंडीशंस दी गई हैं, इनमें आप पत्राचार के प्रयोग को कैसे कर सकते हो। तो देखो, किसी सरकारी पत्र की कार्यवाही के रूप में फाइल शुरू करके विषय का निपटान करना है तो किसका पत्र, कौन सा पत्र आएगा यहाँ, सरकारी पत्र। सरकारी पत्र कौन सा, औपचारिक। विचाराधीन मामलों को निपटाने के लिए लिखित सुझाव दिया जाता है टिप्पण में, टिप्पणी, नोटेड, नोटिंग आती है। जब सरकार को जन सामान्य तक कोई सूचना पहुंचानी होती है तो प्रेस विज्ञप्ति। किसी विभाग को कोई सूचना अपने विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को देनी है तो सूचना, नोटिस। विभाग द्वारा श्रीमती रूपाली को अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान का डिप्लोमा करने संबंधी अनुमति प्रदान करनी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, औपचारिक पत्र नहीं, अनौपचारिक पत्र, जिसको अर्ध सरकारी भी कहते हैं। मंत्रालय द्वारा श्रीमती सुलेखा को शिक्षा शिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने वाली सूचना देना तो सूचना अपने आप ही पता चल रहा है, नोटिस राइटिंग, नोटिस दिया जाएगा। किसी कार्य का अनुपालन न होने की स्थिति में उसके बारे में दोबारा से याद करवाया जाए, यानी अनुस्मारक पत्र, यानी रिमाइंडर। अपने समकक्ष अधिकारी से किसी भी संदर्भ में परामर्श लेना तो परामर्श लिया जा रहा है, सुझाव लिया जा रहा है तो क्या है, टिप्पणी। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, ध्यान से सुनना भाई, ये हमें करना है। आप राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय में हिंदी के शिक्षक हो, ठीक है, किस स्कूल में, राजकीय, गवर्नमेंट है, स्कूल का नाम है प्रतिभा विकास विद्यालय। कौन सी लैंग्वेज के हो आप, हिंदी के टीचर हो। आपको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एमफिल करनी है तो आप विभाग से एमफिल करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए पत्र लिखें। अब यहाँ पे एक औपचारिक पत्र लिखना है उस विभाग को, कौन सा विभाग, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। आप जिस कौन से विभाग में काम कर रहे हो, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय। आपको क्या करनी है, एमफिल करनी है। इन लोगों से आपको क्या लेनी है, अनुमति लेनी है। तो सबसे पहले ऊपर जहां सरकारी पत्र है उसमें ऊपर आ जाएगा प्रेक्षक। प्रेक्षक कौन, सेवा में प्रधानाचार्य जी, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय जो बीकानेर का है या कोई और स्थान का स्थान आ जाएगा। विषय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एमफिल करने की अनुमति प्राप्ति हेतु महोदय जी निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय में हिंदी के शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। मेरी योग्यता जो है वो स्नातक है। मैंने हिंदी विषय को लेकर के अपनी स्नातक की डिग्री हासिल कर रखी है। इसके अलावा मैंने एमए को बोला जाता है, स्नातकोत्तर भी हिंदी विषय से कर रखा है, लेकिन आगे के अध्ययन को जारी रखने के लिए मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एमफिल करना चाहता हूं। इस संबंध में आप अपने इसी विभाग को मैं पूर्व सूचना देना चाहता हूं और आप लोगों की अनुमति प्राप्त करना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि आप इस चीज की अनुमति देते हुए मेरे अध्ययन के क्रम को संचालित करने या जारी रखने में सहयोग अवश्य ही देंगे। धन्यवाद। नीचे आ जाएगा भवदीय और नीचे आ जाएगा आपका नाम। आपको ने हिंदी के शिक्षक कहाँ पर है, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय में। समझ आई बात। ये एक औपचारिक पत्र लिखना है, ठीक है। नीचे दिया गया है विद्यालय में हुआ पुरस्कार वितरण, कार्यवृत्त तैयार करो। कार्यवृत्त का अर्थ है पूरा का पूरा यहाँ पर मिनट्स तैयार करने हैं। कैसे कि भाई हमारे इस विद्यालय में इतनी तारीख को इस प्रांगण में एक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि ये थे, इसके अलावा अन्य जो सामान्य सदस्य थे उनके नाम लिख दिए और यहाँ जो है इतनी बजे से जो पुरस्कार वितरण समारोह का शुरुआत हुई और इन विषयों से संबंधित जो पुरस्कार है वो वितरित किए गए। फिर बैठक की अध्यक्षता करने वाले माननीय अतिथि जी ने अपने कर कमलों से सभी को पारितोषिक प्रदान किया और अपने प्रेरक पूर्ण शब्दों से सभी को लाभान्वित किया और इस तरह ये बैठक जो है वो शाम 4 बजे समाप्त हुई। और इस बैठक में यह भी निर्धारित किया गया कि आने वाले समय में विद्यालय की अन्य गतिविधियों को और ज्यादा नवाचारों के साथ प्रयुक्त किया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ एक कार्यवृत्त तैयार करना है, ठीक है। निम्नलिखित पत्र को ध्यान से पढ़ो। ये रिजर्व बैंक ने दिया है।
नई दिल्ली से, जो कार्यालय निदेशक है आरबीआई का, ये फाइल संख्या दी गई है इतनी तारीख को। किसको लिखा? जितने भी सार्वजनिक और निजी बैंक के अध्यक्ष हैं या प्रबंधक हैं उनको लिखा। क्या लिखा? सिक्के की स्वीकृति और वितरण संबंधी, कि भाई जितने भी सिक्के हैं उनको वापस से स्वीकार करो और वैसा ही वितरण करो। महोदय जी, आप अपनी शाखाओं में भी तत्काल आदेश से जनता के किसी भी सदस्य से बिना किसी प्रतिबंध के मूल्य वर्गों के सिक्के स्वीकार करो, और यदि कोई उपभोक्ता सिक्कों की मांग करता है तो उसे सभी मूल्य वर्गों के सिक्के उपलब्ध करवाओ। हालांकि 5, 10 और 20 जैसे मूल्य वर्गों के छोटे सिक्के बनना बंद हो गए हैं, जबकि पहले जारी सिक्के जो अब तक प्रचलन में हैं, उनको वैध मुद्रा माना जाएगा। कृपया इसकी पावती भेजें, पावती यानी प्रतिलिपि भेजें और अपनी कार्यवाही से अवगत भी करवाएं। ये है डॉक्टर रश्मि सिन्हा, कहाँ की है? कार्यपालक निदेशक आरबीआई की। अब आपको क्या करना है? पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा इसकी पावती रिजर्व बैंक को भेजनी है। पावती यानी रिटर्न कॉपी, भाई हमें ये पत्र प्राप्त हो चुका है और हम इसे तुरंत जो है प्रक्रिया में ले रहे हैं, और ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे बैंक की जितनी भी शाखाएं हैं उसमें इस तरह का कार्य जो है वो संचालित किया जाएगा तीव्रगामी स्तर पर, और जनता को किसी तरह का कोई दुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी प्रेस विज्ञप्ति, इसके लिए अनुस्मारक, इसके लिए आदेश, इसके लिए यहाँ पर जो है अर्ध सरकारी पत्र, ये समस्त जो है कार्यालय जो हमने अभी जानकारी हासिल की है उसका एक एक उदाहरण तैयार करना है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया है। अब कल जो है हम नए पाठ के साथ अपने कार्य की शुरुआत करेंगे। ये जो भारतीय रिजर्व बैंक वाले जो हैं इसमें उदाहरण, इस पे भी एक बार चर्चा लेंगे। तो आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है बेटा। धन्यवाद आपके सहभागी बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।